नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइड डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी का सीजीएल जो मॉक टेस्ट हाल ही में लगा है, उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। क्या क्या अपन यूनिक अप्रोचेज लगा सकते हैं क्वेश्चनों को करने के लिए, और उनके जो ऑप्शंस हैं वो क्या कहते हैं, देखिए। आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वृत्ताकार पथ पर चलते हुए पिंड की गति का एक उदाहरण है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ढंग से सुनिएगा। वो पूछा गया है वृत्ताकार पथ पर चलते हुए पिंड की गति का एक उदाहरण है। धीमी गति, असमान गति, एक समान गति या त्वरित गति, जो है एक्सीलरेटेड मोशन। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी आंसर हमारा हो जाएगा, त्वरित गति। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? बी आंसर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? जो राष्ट्रपति की सलाह से किया जाता है और लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है या पेश किया जा सकता है, वो कौन सा होता है? वो धन विधेयक होता है, यानी कि मनी बिल होता है। मनी बिल जो पेश किया जाता है बच्चों, वो प्रेसिडेंट की सलाह पर किया जाता है। मनी बिल किसकी सलाह पर किया जाता है? जो एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति की सलाह पर यह किया जाता है। राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा में किया जाता है, और लोकसभा से जो अनुमोदित किया जाता है फिर वो कहाँ पे किया जाता है? राज्यसभा में। कोई कंपलसरी नहीं होता है कि राज्यसभा में किया जाएगा, ठीक है। लोकसभा में इसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है। इससे ऐसे नहीं है कि हमें एक मुश्ती ही चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें साधारण बहुमत की ही आवश्यकता बच्चों होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं, साधारण बहुमत के अलावा लोकसभा में जिस समय पर जो सांसद मौजूद होते हैं उनके द्वारा ही बहुमत की आवश्यकता होती है। या साधारण बहुमत हो या जो लोग लोकसभा में मौजूद हैं, जो सांसद लोकसभा में मौजूद हैं उनके द्वारा। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब इससे ज़्यादा थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, वो देखते हैं। आइए, धन विधेयक, मनी बिल जो होता है, सरकार सार्वजनिक धन तक पहुंच प्रदान करती है। धन विधेयक के माध्यम से क्या करती है? जैसे गवर्नमेंट है, करंट की जो गवर्नमेंट है, सार्वजनिक धन से मतलब है जो जनता का पैसा है, जो टैक्स से रिलेटेड, वो टैक्स से इकट्ठा हुआ है, जो लोगों का, जनता का जो पैसा है, पीपल्स का जो लोगों का पैसा है, ठीक है, वो कहाँ पे एक जगह संग्रह होता है। मैंने कहा यहाँ पे संग्रह है। अब कोई गवर्नमेंट है, जैसे मैंने कहा अभी करंट में हमारे देश में कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी। अब जो ये टैक्स का पैसा इकट्ठा है वो यहाँ तक ये पहुँच जो बनाएगी, वो किस बिल के थ्रू बनाएगी? तो इस बिल के थ्रू, धन विधेयक बिल के थ्रू बनाएगी। ये किस सेक्शन के अंडर आता है? तो ये जो 1110 यानी कि 110 जो सेक्शन है, अनुच्छेद है, उसके अंडर कार्य करता है। और किसकी सलाह पर काम करता है? तो राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा में ये प्रस्तुत किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएगा? डी आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, आईकर इसको बोला जाता है। हमसे पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में ये मुख्यालय स्थित है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली। और इसकी स्थापना जो होती है वो 1929 में होती है बच्चों। कब स्थापना होती है? 1929 यानी 929 में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ पे होती है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, ठीक है, एक वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं या व्यक्ति हैं बिस्मिल्लाह खान, और इनको भारत के 4 सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, तानसेन पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, भारत के जो संगीत से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हैं सब मिल चुके, और एग्जाम में सभी से क्वेश्चन आया है। मैं आपको बता सकता हूं कि इतने सारे रिपीटेड क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान साहब को लेकर, बहुत सारे, ठीक है। यहाँ जो पूछा गया है वो हमसे ये पूछा गया है कि युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष बच्चों हुई थी? किस वर्ष हम ये शुरुआत हुई थी? तो युवा पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो 2006 में होती है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई वादक हैं बच्चों। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे, ठीक है। इनका एग्जाम में लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया। एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ मैं पर्टिकुलर नाम भी लिखाऊंगा जो वाद्य यंत्र से
कुछ व्यक्तियों के नाम भी आपको लिखवाऊंगा जो वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। वाद्य यंत्र में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो, कौन कौन से रिपीटेड जो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वो भी मैं बताने वाला हूँ। पहले इसकी अपन बात करते हैं। इसकी जब बात करते हैं, देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई वादक थे। ठीक है, युवा पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 2006 में होती है। अब उनको कौन कौन सी अवार्ड मिले? 2001 में भारत रत्न मिला था। अब देखो इंपॉर्टेंट जो अवार्ड है यहाँ पे है 2001 में भारत रत्न। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से सिविलियन पुरस्कार, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, 2001 में ही इनको क्या मिलता है? बिहार रत्न मिलता है। बिहार सरकार के द्वारा ये सम्मानित किए जाते हैं। ठीक है, 1980 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। 1968 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। 1968 में तानसेन मिलता है और 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलता है। तानसेन वही व्यक्ति हैं जो अकबर के नवरत्नों में जिनकी गिनती होती थी। तानसेन का जो वास्तविक नाम था बच्चों, ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, तानसेन का जो वास्तविक नाम था, तानसेन का ओरिजिनल नेम, तानसेन का जो ओरिजिनल नेम है था या है रामतनु पांडे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे जी जो थे अकबर के 9 जम्स यानी नवरत्नों में गिनती उनकी हुआ करती थी। बहुत बड़े संगीतकार थे, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये सारे अवार्ड्स आपको ध्यान रखने के, इनसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए। अब इनके अलावा कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? एक मैं बोलूँ आपसे संतूर। संतूर में जिस व्यक्ति का नाम आता है ना बच्चों, वो एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया उनसे रिलेटेड। संतूर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है संतूर में शिव कुमार, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम बहुत बार आपसे पूछा जाता है, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है ना। अब इसके बाद आती है बांसुरी। बांसुरी में जो नाम आता है, बांसुरी में जिन व्यक्ति का नाम आता है उनका आता है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये वह व्यक्ति हैं जिनका एक बार नहीं बल्कि एक ही ईयर में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये 2% बहुत इंपॉर्टेंट हैं संतूर और बांसुरी के, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे बात करता तबला वादक, तबला वादक बिरजू महाराज जी का नाम बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तबला वादक, तबला की अगर मैं बात करूं बिरजू महाराज, इनका एक बार नहीं नाम आया बल्कि कई बार नाम आया है। ठीक है, तबला सॉरी जाकिर हुसैन है तबला वादक, जाकिर हुसैन का कई बार नाम आया है। बिरजू महाराज तबला वादक नहीं बल्कि वो कत्थक किया करते थे, मैंने गलत प्रोनाउंस किया। जाकिर हुसैन है तबला वादक। अगर बिरजू महाराज का नाम आता है तो वाद्य यंत्र नहीं बल्कि वो डांसर थे। बिरजू महाराज कौन सा डांस किया करते थे? वो कत्थक नृत्य किया करते थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लासिकल डांस है कत्थक। क्लासिकल कौन सा? क्लासिकल डांस है कौन सा? कत्थक। और किसे रिप्रेजेंट करता है ये? उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया को ये रिप्रेजेंट बच्चों करता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत होती है। अगर आपसे इसमें प्राइज मनी भी पूछ ली जाए बाई चांस तो याद रखना 25,000, 25,000 रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। और 40 वर्ष से कम आयु के लोग होने चाहिए। आयु से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो 40 वर्ष की आयु से कम लोग होने चाहिए। और 25,000 रुपए की धनराशि जो धनराशि से सम्मानित उन्हें किया जाता है जो पुरस्कार जीतते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य परिरक्षक कौन कौन है? इनमें से ये पूछा गया है। ठीक है, तो साल्ट है, सोडियम है, नाइट्रेट है, स्पाइसेस एंड विनेगर, ये सारे ही हैं। बाकी ऑप्शन जिप्सम ये जो है ये नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने निशुम्भसुदिनी देवी का एक मंदिर बनवाया था? तो ये विजयालय ने बनवाया था जो चोल राज साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, विजयालय ने ही इसकी स्थापना करवाई थी। विजयालय कौन थे? जिन्होंने चोल वंश के चोल राजवंश के संस्थापक थे, फाउंडर थे चोल राजवंश के। चोल राजवंश के क्या थे बच्चों? संस्थापक। एस्टेब्लिशमेंट करते हैं और किनको हराकर करते हैं बच्चों? ये पल्लवों को हराकर करते हैं। ये बात ध्यान रखना। पल्लवों को हराने के बाद चोल राजवंश की नींव रखी जाती है। कौन रखता है? विजयालय रखता है बच्चों। कौन रखता है? विजयालय।
इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो निशु सुमिधिनी माता का मंदिर बनवाया था, देवी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, आओ, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, ये हमसे पूछा गया है बच्चों। अब देखो ध्यान से सुनिएगा रेखा के बारे में, ठीक है, एक एक करके देखो। अपने को ना हमें ये सोचना है कि हमें नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन अपन को एक आंसर नहीं पता, बाकी तो पता है, 3 तो पता है। ठीक है, हमारे सामने पहले बार ना हम लोग ब्लैंक कर जाते हैं चीजों को। मैं आप खुद आंसर नहीं दूंगा, आप खुद आंसर करोगे इस क्वेश्चन का, मैं आंसर बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, बस आपको मैं यहाँ पे हिंट करने वाला हूँ। कैसे? आओ मेक-मोहन रेखा के बारे में चलते हैं। मेक-मोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में है बच्चों, किसके मध्य है? भारत और चाइना के मध्य, भारत बिटवीन चाइना के जो मध्य है उसे बोलते हैं मेक-मोहन रेखा बच्चों। क्या बोलते हैं? मेक-मोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डूरंड किसके मध्य है बच्चों? डूरंड किसके? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, भारत और डूरंड किसके मध्य? भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। डूरंड, ठीक है, डूरंड हो गई, मेक-मोहन हो गई। अब चलते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। चलो, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? रेड क्लिफ। अब बताओ ऑप्शन क्या रह गया हमारे पास? बी ऑप्शन ही रह गया भाई, ऑप्शन ही हमारे पास बी रह गया, जिन्ना रेखा। ठीक है, अब जिन्ना के बारे में कुछ आपको एक फैक्ट बताता हूं। जिन्ना के बारे में हम लोग देखते हैं, आप आंसर खुद करेंगे, मैं नहीं बता रहा हूं। बोले सर बता तो दिया, चलो बता दिया तो अच्छी बात है। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो अपना लास्ट समय गुजारते हैं, उनके बारे जीवन शैली के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी, गांधी जी अच्छे आदमी थे या बुरे आदमी, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना की आप जितनी भी तस्वीरें देखेंगे, जितना भी आप उन्हें अभी आज के टाइम के हिसाब से देखेंगे तो तस्वीरें देखने को मिलेंगी, आप उनकी एक सिंगल तस्वीर नहीं बता सकते हैं जिसमें वो विदाउट कोट पैंट, मतलब टिप टॉप बने हो, ऊपर से टाई वेट लगा के एकदम प्रोफेशनल तरीके से। जैसे हम नॉर्मल घरों में जो रहते हैं जिस तरीके से, आपकी एक भी पिक्चर आप नहीं बता पाओगे जिसमें वे बिना कोट के, बिना मतलब कि कह सकते हो एक एज ए बिजनेसमैन, एज ए एडवोकेट, एज ए एक बिजनेसमैन की तरह वो लाइफ जी रहे हैं। एक दूसरी तरफ जब अपने गांधी जी की फोटो देखते तो देखते लुंगी में हैं वो क्या अच्छे कपड़े नहीं पहनना जानते थे? जानते थे, लेकिन उन्हें अपने दर्द, अपने देश की दर्द के बारे में पता हुआ था, उन्हें अपने दर्द, वो देश के बारे में जानना था, देश की हालातों के बारे में जानना था। तो जिन्ना और गांधी को यही चीज़ बहुत अलग बनाती है, उनके कपड़े का सेंस, और वो है चीज़ें वो चाहते थे तो वो पहन सकते। वो भी विदेश से पढ़कर आए थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी बाहर से पढ़कर आए थे। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि दोनों की सोच में कितना अंतर था। एक बात हम जरूर कहेंगे कि जिन्ना अपने दम पर एक देश का निर्माण करता है जिसका नाम है पाकिस्तान, लेकिन यही पाकिस्तान उसके लिए नासूर पैदा कर देता है। जैसे जीवन का जब वो लास्ट समय होता है, ठीक है, लास्ट समय जब जीवन का होता है उसमें कहा जाता है कि इनका लास्ट के मैं 60 डेज के बारे में बात करता हूँ। इनकी सिस्टर इनके साथ रहती हैं, इनकी सिस्टर का नाम था फातिमा। इनकी सिस्टर का क्या नाम था? फातिमा। जब इन्हें एयरपोर्ट से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, एयरपोर्ट से हॉस्पिटल जब ले जाया जा रहा था तो रास्ते में क्या होता है? एम्बुलेंस से पेट्रोल बीत जाता है। एम्बुलेंस से क्या खत्म हो जाता है? पेट्रोल। अब एक बात बताओ, एक देश का निर्माता जिसकी गाड़ी से, उसकी पेट्रोल से, उसके एम्बुलेंस से, उसकी व्हीकल से पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो आप इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी रही होगी। कहते हैं कि जब वो लास्ट टाइम था तो उनकी जो एम्बुलेंस में 2 डॉक्टर्स थे, उनकी एक सिस्टर थी जो उनके आखिरी समय में उनकी बहन साथ में रहा करती थी। कहते हैं कि इसके जो मोहम्मद अली जिन्ना की डेड बॉडी थी वो 6 घंटे तक लावारिसों की तरह एम्बुलेंस में पड़ी रहती है और उसे कोई पूछने वाला भी नहीं आता। और मोहम्मद अली जिन्ना की सिस्टर फातिमा को किडनैप कर लिया जाता है कि नहीं, हालात किस तरीके से वहाँ पेट्रोल वो एम्बुलेंस थी वो रुक गई, किन कारणों से क्या सिचुएशन पैदा होती हैं। आखिरी जो 2 साल होते हैं, आखिरी जो 60 डेज होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद 2 से 3 साल तक उनकी सिस्टर फातिमा को एक तरीके से बंदिशों में रखा जाता है और मेन कारण उनकी मृत्यु का पता नहीं लगता है। कारण तो बताया जाता है कि उनके लंग्स कैंसर था, टीबी हो गया था, ठीक है, तो यही मेन कारण थे, लेकिन उसके बाद हॉस्पिटलिटी अच्छी व्यवस्था पाकिस्तान नहीं कर पाता है।
और कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो डर था वो डॉक्टरों से था, वो डॉक्टरों से इलाज कराना पसंद नहीं करते थे। अगर एक और इसके बारे में थ्योरी बहुत फेमस है, अगर सरदार पटेल और महात्मा गांधी को पता होता कि मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी है या ऐसी कोई जानलेवा बीमारी है तो पाकिस्तान का निर्माण भी नहीं होता। तो वह है मोहम्मद अली जिन्ना। एक तरफ गांधी जी जो पूरा जीवन एक खादी के वस्त्रों में, लुंगी जिसको हम बोलते हैं, या धोती में उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया, और एक तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना जो अपने रॉयल भरी जीवन में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाह रहे थे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर चुने जाते हैं या बनते हैं? तो वॉरेन हेस्टिंग जो चुनते हैं वो 1773 में भारत के गवर्नर चुने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की वो भी देख लेते हैं। राजस्व बोर्ड की स्थापना, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना जो होती है, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना होती है 1772 में। 1784 में क्या होता है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। ठीक है ना, और सिविल सेवा की नींव रखी जाती है। सिविल सेवा क्या रखी जाती है? सिविल सेवाओं की, सिविल सर्विसेज की नींव बच्चों रखी जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे बजट कहा जाता है, इसे घाटा कहा जाता है। देखो सीधी सीधी बात है, रेवेन्यू आपके कम है और जब खर्चे आपके क्या हो जाएंगे? राजस्व से अधिक हो जाएंगे। जैसे एक्सपेंसेज में आपके मानता हूं, एक्सपेंसेज में कहता हूं आपके 1 लाख रुपए के हैं, मैं एक मोटा मोटी, ठीक है, आपका रेवेन्यू है 80,000, रेवेन्यू कितना है? 80,000। तो जो डिफिशिएट होगा, डिफिशिएट यानी घाटा जो होगा -20,000 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये घाटा हो जाएगा, डिफिशिएट। यही हमसे पूछ रहा, बोलता है इकोनॉमी में क्वेश्चन टफ आते हैं। देखना कैसा क्वेश्चन आया है, बहुत एक नंबर का लल्लू क्वेश्चन आया है। देखो आओ चलते हैं। किप्ट मोनोथिज्म, एकाश्वरवाद की पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ये पुस्तक लिखी थी बच्चों, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के निर्माता। राजा जो ये वर्ड दिया ये अकबर सेकंड ने दिया था। राजा की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। मॉडर्न भारत यानी कि आधुनिक भारत के निर्माता, मॉडर्न इंडिया के निर्माता, आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया के निर्माता, मॉडर्न इंडिया के फादर, जनक। ठीक है, जनक मैं यहां लिख रहा हूं, दोनों लैंग्वेज बिलिंगुअल चल रहे हैं अपन। जनक कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सती प्रथा पे इन्होंने कार्य किया। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते। एकेश्वरवाद पे भी काम किया इन्होंने। किस पे काम किया इन्होंने? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद में भी इन्होंने क्या किया बच्चों? कार्य किया। जैसे एकेश्वरवाद में विश्वास किया करते थे। एक किताब थी इन्हें, तुलहत उल मुवहिन, इन्हें भाषाओं का बहुत ज्ञान था। राजा राम मोहन राय को भाषाओं का बहुत ज्ञान था। राजा राम मोहन राय को संस्कृत का नॉलेज था, फारसी का था, इसे पारसियन बोलते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं इसको, एक्चुअली में पारसियन बोलते हैं। ठीक है, फारसी ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, पारसियन। पारसियन के अलावा अरबी का नॉलेज था, और ये अरबी और फारसी की ही बुक है ये वाली। ठीक है ना, इसमें एकेश्वरवाद के बारे में ये समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये है भरतनाट्यम की। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है किस नृत्य से रिलेटेड है? वो है भरतनाट्यम से। अब भरतनाट्यम के बारे में आपको बहुत शानदार फैक्ट बताता हूँ, आपको कहीं नहीं मिलने वाले ऐसे फैक्ट। हमारे एग्जाम में आए हुए फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, और आने की पूरी संभावना है। भरतनाट्यम में जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाले हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो आज में भरतनाट्यम से रिलेटेड, वो जल्दी स्टैटिक की क्लास आने वाली है, जो यूट्यूब पर कहीं भी वो प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इतना कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट अवेलेबल है विद PYQ। मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ। जैसे आपको छोटा सा मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ पे। भरतनाट्यम जब जन्म होता है तो इसके फाउंडर हैं, कौन है? जनक। आपका मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आंसर है शिव। नहीं, गलत है हमारा, शिवा, लॉर्ड शिवा। हमारा लॉर्ड जो शिवा है वो नहीं है। लॉर्ड शिवा इसमें आराधना की जाती है, लेकिन लॉर्ड शिवा हमारा आंसर नहीं है। फाउंडर जो है वो लॉर्ड शिवा नहीं है। ये डिनोट किया जाता है, डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड शिवा को। तो
डेडिकेट किसे किया जाता है? ये डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड शिवा को। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, डेडिकेट किसको किया जाता है? लॉर्ड शिवा को किया जाता है। लेकिन फाउंडर या जनक इस नृत्य की जो स्थापना करते हैं, प्रारंभ करते हैं, वो लॉर्ड ब्रह्मा होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड ब्रह्मा होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपको पहले नहीं पता था, अगर आंसर आता तो आप लॉर्ड ब्रह्मा ही ना आंसर करके डेडिकेट वाला भगवान शिव को करते। अगर आपने रिलीजन की बात करूं, कौन से डेडली लोग जो हैं इस रिलीजन, किस रिलीजन वाले लोग फॉलो करते हैं, तो शैव रिलीजन वाले लोग इसे फॉलो करते हैं। किस राज्य में रिप्रेजेंट किया जाता है? स्टेट की मैं बात करूं तो किस स्टेट में रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ये किया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु। इसका ओल्डेस्ट जो नेम है, ओल्डेस्ट जो नेम है, स्टेट हो गया। अब ओल्डेस्ट नेम, ओल्डेस्ट नेम क्या है? सादिर। किस नाम से जाना जाता था इसको? सादिर के नाम से जाना जाता था। स्टेट थी तमिलनाडु, ओल्डेस्ट नेम है सादिर। कहते हैं जब से इस प्रकृति की रचना हुई है तब से हो रहा है ये मेनली टेम्पल्स में किए जाने वाला नृत्य। कहाँ होता है ये नृत्य? टेम्पल्स में किया जाता है नृत्य, मंदिरों में किए जाने वाला नृत्य है। कहाँ पर किया जाता है भैया? मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य है ये बात ध्यान रखिएगा। एक एक लाइन एग्जाम ओरिएंटेड है आपके लिए, ठीक है। एक दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये कुप्रथा है दासियट्टम, आज भी होती है दासियट्टम डांस। ये बात ध्यान रखना, ये कुप्रथा है, ये भरतनाट्यम का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है बच्चों? भरतनाट्यम का ही पार्ट है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है और मैं इसमें ट्रिक भी लेकर आने वाला हूँ। बहुत जल्द ये क्लास आने वाली है आपके लिए, ठीक है। आओ देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम क्या है? ये क्लासिकल डांस का प्रयास। साउथ इंडिया में क्या है कि क्लासिकल डांस है। कौन सा नृत्य है? क्लासिकल डांस है। अब आओ आगे चलते हैं, ठीक है। मणिपुरी किस राज्य को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? तो मणिपुरी करता है, मणिपुरी को ही, मणिपुर को करता है ये। मणिपुरी नृत्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? राज्य की बात कर रहा हूं, मणिपुर को। ओडिसी आप समझ में गए होंगे। यक्षगान किसको करता है? कर्नाटक को करता है। ये ओडिसी किसको करता है? नाम से क्लियर है, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, ओडिशा को ही करता है। अब बताओ, ये राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आगे चलते हैं। परिस्थिति तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? मतलब परिस्थिति तंत्र के समूह। समुच्चय से क्या समझेंगे हम? समूह को समझेंगे। सेट यानी कि समूह। 12th की मैथ पढ़ते हैं तो समुच्चय आता है कि नहीं आता? समूह, ठीक है। तो समुच्चय वो सेट हुई होते हैं, यानी कि समूह ही होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वायोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वायोम बोलते हैं, ठीक। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे दो रंग लाल के किसने कोरियोग्राफ किया था? बिरजू महाराज ने किया था या फराह खान ने किया था? तो किसने किया था? बिरजू महाराज ने किया था। बिरजू महाराज कहाँ से आते हैं? तो ये लखनऊ घराने से आते हैं। कौन सा डांस किया करते थे? तो ये डांस किया करते थे कथक। कौन सा नृत्य किया करते थे? कथक। मूवी का नाम है बाजीराव मस्तानी। के डायरेक्टर कौन है? आपसे पूछा जाएगा कि बाजीराव मस्तानी मूवी के बाजीराव मस्तानी मूवी के डायरेक्टर बताओ। डायरेक्टर हैं संजय लीला बंसाली। कौन है बच्चों? संजय लीला बंसाली। अगर आपसे इसके एक्टर की पूछे जाए, इसके एक्टर हैं, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा अभी, एक्ट्रेस हैं अभी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। अभी याद आया, कभी कभी क्या होता है कॉन्शियस माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं। यहाँ पे आएगा रणवीर सिंह, इन्हीं के हस्बैंड साहब हैं ये, रणवीर सिंह, ठीक है। कभी कभी चीज़ें होती हैं, आसान चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। चलो आगे चलते हैं। गंगा नदी की मुख्य धारा को कहते हैं। अब ये पूछा गया है गंगा नदी जो है उसकी मुख्य धारा। उससे पहले 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। गंगा नदी आपको शायद मैंने पहले भी ये चीज़ें बताई होंगी आपको। ठीक है ना। अब गंगा नदी जो निकलती है उत्तराखंड से निकल रही होती है। उत्तराखंड के बाद कहाँ जाती है बच्चों? यूपी जाती है। यूपी के बाद बिहार जाती है, झारखंड जाती है, फिर वेस्ट बंगाल जाती है, फिर बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में नाम है इसका पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बुलाया जाता है? पद्मा बुलाया जाता है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे बांग्लादेश, ये लीजिए भैया बांग्लादेश। इससे पहले हमने जो स्टार्ट किया वो उत्तराखंड से किया था। उत्तराखंड की 2 नदियों के भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही होता है। उत्तराखंड के बाद कहाँ जाता है? ये यूपी में जाता है। यूपी के बाद कहाँ जाता है बच्चों? बिहार में। बिहार में एक नदी मिलती है गंडक।
गंडक इस क्या कहते हैं, गंडक शोक कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार, सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है गंडक को। ठीक है, आओ फिर चलते हैं हम झारखंड में। फिर कहाँ चलते हैं हम, झारखंड में। और फिर कहाँ चलते हैं, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक नदी आती है दामोदर नदी, और दामोदर को कहते हैं सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, बांग्लादेश में इसका पदवा नाम रख दिया जाता है। तो कितने स्टेटों से निकली बच्चों, ये 5 स्टेटों से निकल के आई है। कितनी स्टेटों से निकल के आई है, 5 स्टेटों से निकल के आई है। 5 स्टेटों से निकल के, तो 5 का कर दो एक बार आप स्क्वायर, तो कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, तो कितना हो गया 25 किलोमीटर। तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 25 किलोमीटर। ठीक है, इसका एक कोलकाता नदी से एक नदी, यहाँ पे सॉरी गलत जगह बना दी, कोलकाता ये रहा। तो कोलकाता के किनारे एक नदी है, या कोलकाता के पास एक नदी है। कोलकाता जो शहर है वो किस नदी के किनारे पर, तो वो है हुगली नदी के किनारे पर, हुगली नदी। तो गंगा की वो विश्वासघाती नदी कही जाती है, गंगा की विश्वासघाती नदी, गंगा की विश्वासघाती नदी कहा जाता है, नदी, गंगा की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपसे पूछा जाएगा सहायक नदी कौन सी है, आपसे पूछा जाएगा कि सहायक नदी कौन सी है, पूछा जा सकता है कौन सी है, तो यमुना इसकी सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट जो रिवर है सहायक, वो कौन सी है, यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों, यमुनोत्री से निकलती है। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, यमुनोत्री। ठीक है, तो हमारा आंसर देखते हैं क्या होगा। अब बताओ भैया आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर है हमारा भागीरथी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, भागीरथी। ये चीज़ आपको थोड़ा सा डाटा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना जो भी आपके मन में हो। ठीक है, आओ। हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप में उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो उसका क्या अर्थ है। बोले सर आप कर दोगे पेनल्टी स्ट्रोक, गोल हो गया, ये कर दोगे। गूगल बाबा भी यही बताएगा। अरे मेरे भाई सेंटर में करने पर गोल होता है। इसने बोला क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत कर रहा है, सेंटर की तरफ संकेत नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, पेनल्टी कॉर्नर होगा। ढंग से पढ़ना गूगल बाबा वाले को, उन बच्चों के लिए है खासकर। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा की विशेषताएं होती है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्या होता है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता मगध कहा जाता था। प्राचीन समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य यानी कि मगध था, उसी को कहा जाता था। ठीक है, गंगा के बारे में नॉलेज हम ले चुके हैं। कच्छ की खाड़ी के शीर्ष में स्थित किस बंदरगाह को देश की पश्चिम और उत्तर पश्चिमी हिस्सों को जरूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। अब देखो ये कोच्चि है, कोलकाता तो वैसे ही ऑप्शन से हट गया है। ठीक है, अहमदाबाद और कोच्चि भी हट गया। अहमदाबाद और कांडला में से तो आंसर हो जाएगा हमारा कांडला। और कांडला कहाँ पर स्थित है बच्चों, ये है गुजरात में। कांडला कहाँ पर है, तो गुजरात में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, तो नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। हाल ही में डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन महानिदेशक के रूप में चुना गया, तो ये WTO व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन के रूप के मुखिया या महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सीमा सुरक्षा बल BSF हर साल 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो BSF का गठन कब हुआ था, तो BSF का जो गठन होता है 1965 में BSF का बच्चों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन होता है। भारतीय सेना ने दिसंबर 2024 में किस देश की सेना के साथ पहला टेबल टॉप अभ्यास सिनवैक्स आयोजित किया था, तो ये जो आयोजित किया था ये कंबोडिया के साथ आयोजित किया था बच्चों। किसके साथ क्या आयोजित किया था, कंबोडिया के साथ ये आयोजित किया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी जो उन्मूलन दिवस है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है बच्चों, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2024 में GRSC द्वारा DRDO को सौंपे गए मानव रहित सतह पोत का नाम क्या है, तो इस वक्त जो पोत का नाम है वो है जलदूत। इस पोत का नाम क्या है बच्चों, जलदूत है। पायल कपाड़िया को
82वें गोल्डन ग्लोब्स 2025 में किस श्रेणी के लिए ऐतिहासिक नामांकन मिला है? तो वो डायरेक्टर के लिए मिला है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर्स में। हमने ऐसे करके 25 क्वेश्चनों को सॉल्व किया जो हाल ही में मॉक टेस्ट लगने वाला है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने देखा। तो बच्चों अच्छे से तैयारी कीजिए, अप्रोच बढ़ाइए, जीके के कंप्लीट नोट्स प्रॉपर बनाइए। अगर क्लास नोट आप प्रॉपर बनाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम का हल मिल जाता है। अपना ध्यान रख लिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।